So hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about a new topic that is Raoult's law. So in this video, I'll cover the Raoult's law, ideal solution, non-ideal solution, positive deviation and negative deviation. So let's get started. तो लास्ट वीडियो में मैंने हेनरीज लॉ कवर किया था एंड इस वीडियो में मैं राउल्ट्स लॉ कवर करूंगा, लेकिन हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में डिफरेंस क्या है, वो किस लिए एप्लीकेबल है, हेनरीज लॉ किस लिए एप्लीकेबल है, राउल्ट्स लॉ किस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। जो हेनरीज लॉ होता है वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है एंड जो राउल्ट्स लॉ होता है वो लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो इससे पहले हम देखेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? Now it is the pressure exerted by vapor over a liquid when they are in equilibrium। जब भी एक लिक्विड का वेपर उसका लिक्विड सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, उस टाइम में उसका वेपर जितना प्रेशर क्रिएट करता है उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो ये देखो, यहां पर ये लिक्विड है एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड ये वेपर है। तो ये लिक्विड एंड वेपर इनक्लोज्ड इन ए क्लोज कंटेनर। देखो, ये जो वेपर प्रेशर तभी क्रिएट होता है जब हम कंटेनर क्लोज कंटेनर लेते हैं। ओपन कंटेनर लेंगे तो ये जो गैस है, वेपर है, वो इवापोरेट हो जाएगा, तो वेपर क्रिएट नहीं होगा। तो हमको एक क्लोज कंटेनर के अंदर अगर एक लिक्विड लेंगे तो ये लिक्विड का वेपर क्रिएट होगा इवापोरेशन की वजह से, एंड इवापोरेशन की वजह से जो वेपर क्रिएट होगा, जो प्रेशर वो क्रिएट करेंगे उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो ये वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है एंड एक क्लोज कंटेनर के अंदर ही होता है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है? अगर ये सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो उतना ज्यादा हमको वेपर प्रेशर वहां पर मिलेगा, और जितना कम होगा उतना कम वेपर प्रेशर मिलेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल इजीली वेपराइज हो सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक हो गया सरफेस एरिया, एक हो गया टेम्परेचर की वजह से। एंड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू ए सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड ले लो। सोडियम क्लोराइड एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसको नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, एंड जिस सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल मतलब ये कम टेम्परेचर में वेपराइज नहीं होगा। अगर ये वेपराइज नहीं होता है तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। अगर क्रिएट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है, वेपर प्रेशर क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि देखो, अभी जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड पार्टिकल ऑन द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। अभी मैंने उसके अंदर क्या किया, कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐड किया। अभी मैंने सोडियम क्लोराइड कुछ ऐड किया, और ये सोडियम क्लोराइड क्या करेंगे, इसका जो सरफेस के ऊपर वो कुछ जगह ऑक्युपाई करेंगे। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ये जो ब्लू कलर का सर्कल में बना रहा हूं, ये स्फीयर में बना रहा हूं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड का वो सॉल्यूट पार्टिकल है जो यहां पर प्रेजेंट है। तो ये सरफेस में जहां पर प्रेजेंट है उस जगह के लिए जो वेपर प्रेशर बनता था अभी बनेगा नहीं। अगर वेपर प्रेशर नहीं बनेगा तो पहले वाला जो वेपर प्रेशर से अभी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया के ऊपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्युपाई कर लेते हैं और उस जगह के लिए वेपर प्रेशर नहीं बनता। ठीक है, लेकिन व्हेन ए वोलेटाइल सॉल्यूट added to the solvent, vapor pressure increases। लेकिन हम जब एक वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वहां पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर ये जो वोलेटाइल सॉल्यूट अगर यहां पर ऐड होगा तो वो वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है वो कम टेम्परेचर में वेपराइज हो जाता है, तो ये सॉल्वेंट के साथ भी वेपराइज होना स्टार्ट होगा। तो इसके वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हम कंपेयर करते हैं सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट। जब सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है सॉल्वेंट से तो उसको बोलेंगे वोलेटाइल। जब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट से
सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है तब उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। तो इसके वजह से यहाँ पर हमने जो वोलाटाइल लेंगे तो वो इजीली वेपराइज हो जाएगा। अगर इजीली वेपराइज होगा तो यहाँ पर ज़्यादा वेपर क्रिएट होंगे। अगर ज़्यादा वेपर क्रिएट होते हैं तो यहाँ कहाँ क्या होगा, वहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, उसका नेचर के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमने गैस सॉल्यूशन ने हेनेज लॉ में डिस्कस कर लिया है, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में। तो कैसे एक वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है और अफेक्टेड होता है एक लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। तो पहले देखेंगे राउल्स लॉ। यहां पर जो राउल्स लॉ दिया गया है दैट इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, एंड दैट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कंटेन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो सॉल्यूट इजीली वेपराइज हो जाता है, वोलाटाइल सॉल्यूट। तो राउल्स लॉ क्या बताता है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये बताता है तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन जितना लेंगे उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर मिलेगा। तो हम जनरली लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। तो P1 लेते हैं, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x1, दैट इंप्लाइज P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। तो यहां पर P क्या है, P है पार्शियल वेपर प्रेशर, P1 है पार्शियल वेपर प्रेशर एंड P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, ये नीचे लिख देता हूं, P1 नॉट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड x1 है उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो कंपोनेंट 1 का ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये कंपोनेंट 1 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ये कंपोनेंट P का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ बताता है जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो यहां पर जो P1 नॉट है ये एक टाइप का कांस्टेंट हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये P1 नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है एंड ये लिक्विड का पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में भी है, पार्टिकल कुछ गैसियस स्टेट में भी है, एंड जो पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में है लिक्विड सरफेस के ऊपर, उनके वजह से जितना प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो उसका क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। तो यहां पर ये क्या है, ओनली सॉल्वेंट है, और जब ओनली सॉल्वेंट होगा उसी वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे P1 नॉट। मतलब ये लिक्विड का जो प्रेशर वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ इन प्योर फॉर्म दैट इज बोलेंगे P1 नॉट, ठीक है। अभी ये सॉल्वेंट में हम कुछ सॉल्यूट ले लेते हैं, तो ये B है हमारा सॉल्यूट, A था पहले, ये है सॉल्वेंट, A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट। तो मैंने सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड किया, तो ये सॉल्वेंट सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है, सॉल्वेंट सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है। लेकिन कुछ गैसियस स्टेट में जो होंगे उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर बना, जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, ये दोनों की वजह से क्रिएट हुआ, सॉल्वेंट की वजह से भी क्रिएट हुआ, सॉल्यूट की वजह से क्रिएट हुआ। लेकिन किसका कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ ये कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन containing two component A and B.
ठीक है, 2 कंटेनेंट हमारे पास है। तो पहले कंपोनेंट 1 के लिए हम वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो फॉर कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए के लिए क्या वेपर प्रेशर होगा, तो हमको पता है, लेट अस, तो हम यहां पर लेते हैं जो P1 नॉट है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, P1 नॉट नहीं, PA नॉट लेंगे। PA जो है वेपर प्रेशर ऑफ, नहीं, यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, एंड जो XA होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो इसके तो हम ये लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PA नॉट A XA। तो PA का मतलब हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, PA नॉट का मतलब हो गया प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू XA, मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये हो गया कंपोनेंट A के लिए। उसी तरह कंपोनेंट B का हम लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं, फॉर कंपोनेंट B कंपोनेंट B का क्या होगा, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, वेयर, जहां पर हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। PB नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, एंड XB हो गया उसका मोल फ्रैक्शन, XB हो गया उसका मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन निकल के आए, एक PA के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया, PB के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया। अभी पूरा वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो ये टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा हमारा PA प्लस PB, क्योंकि कंपोनेंट A के लिए जो वेपर प्रेशर है एंड कंपोनेंट B के लिए जो वेपर प्रेशर है उसको सॉम करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर निकलेगा। और हमको पता है PA का मतलब है PA नॉट XA एंड PB का मतलब है PB नॉट XB, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है जो XA प्लस XB होता है वो 1 होता है, तो हम XA जगह में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XB, हम XA जगह में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XB। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। तो अभी PA नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XA, सॉरी XB। तो यहां पर XB कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो PA नॉट प्लस XB ये हो जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट। तो ये फॉर्मूला हमको निकल गया। तो मतलब टोटल प्रेशर को अगर P लेता हूं तो P हो जाएगा PA नॉट प्लस XB होल इंटू PB नॉट माइनस PA। तो ये इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया। ये इक्वेशन हमको क्या इंडिकेट देता है,
तो पहला जो इंडिकेशन देता है, तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर रिलेट करता है? एक ही कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो, एक कंपोनेंट मतलब सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा है, मतलब कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 बोलता है द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वैरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंप्लीटली लीनियरली कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2 के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर सिर्फ कंपोनेंट 2 नहीं, अगर हम कंपोनेंट 1 भी लेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट बोलता है डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2 टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। अगर कंपोनेंट 1 को हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमको स्टेटमेंट 3। तो हमने ये जो इक्वेशन डिराइव किया, ये इक्वेशन से हम 3 स्टेटमेंट यहां पर कंक्लूड करते हैं जो इंडिकेट करता है कि कैसे एक टोटल वेपर प्रेशर उसका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा राउल्स लॉ का डेरिवेशन। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। राउल्स लॉ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। तो एक एक्सिस में हम क्या लेंगे? वेपर प्रेशर लेंगे, एक एक्सिस में मोल फ्रैक्शन लेंगे। तो ये ग्राफ देखो ऐसे बनता है ग्राफ। ठीक है, तो x जगह में हम x1 इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहां पर x2 इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहां पर x2 इज इक्वल टू 0, यहां पर x1 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा वेपर प्रेशर। इस लाइन में हम वेपर प्रेशर लेंगे और ये लाइन में हम मोल फ्रैक्शन लेंगे। तो ये जो पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में कंपोनेंट यहां पर x1 का मतलब है कंपोनेंट 1 यहां पर 100% है। कंपोनेंट 1 का मतलब है 100%, मतलब प्योर फॉर्म में है। यहां पर कंपोनेंट 1 प्योर फॉर्म में है, यहां पर कंपोनेंट 2 प्योर फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? तो कंपोनेंट 1 के लिए जो वेपर प्रेशर बनेगा, समझिए, कंपोनेंट 2 के लिए जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट इज P2 नॉट होगा। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बोलेंगे, P2 नॉट को हम क्या बोलेंगे? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। तो इसी तरह कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो P1 नॉट होगा। तो इसको बोलेंगे प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर, क्योंकि यहां पर कोई सॉल्यूट एडेड नहीं है। तो कंपोनेंट 1 के लिए जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा वो P1 नॉट होगा, कंपोनेंट 2 के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो P2 नॉट होगा। तो ये हो जाएगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर। ये लाइन को यहां पर कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा P1, जिसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और ये लाइन को हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। एंड ये दो लाइन को अगर हम जॉइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P, टोटल वेपर प्रेशर। तो P क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, क्योंकि ये दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों का सम हो जाएगा P, और ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर P1 एंड P2 का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 and 2, P1 नॉट एंड P2 नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, एंड x1 x2 का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन 1 and 2।
और यहाँ पर x2 1 का मतलब यहाँ पर x2 100% है, कोई भी सॉल्वेंट एडेड नहीं है या कोई भी कंपोनेंट 1 एडेड नहीं है। यहाँ पर x1 1 का मतलब है कि कोई भी यहाँ पर x2 एडेड नहीं है, सिर्फ ये प्योर फॉर्म में है। तो उसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा ये P1 नॉट, उसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा ये P2 नॉट होगा। तो ये होता है हमारा डायग्राम। समझ में आ रहा है? हम इस डायरेक्शन में जितना आएंगे तो x1 का परसेंटेज उतना कम होता जाएगा, x2 का परसेंटेज इस डायरेक्शन में उतना बढ़ता जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे, धीरे धीरे x2 से x1 डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर x2 का वेपर प्रेशर, x2 का कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा, तो इसीलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, P1 का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये इंडिकेशन देता है हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर राउल्स लॉ हम कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राउल्स लॉ एज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हमने फर्स्ट में मैंने बताया था कि राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ काफ़ी सिमिलर हैं, उनके बीच में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों ही वेपर प्रेशर के बारे में बताते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, एक वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए या पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने देखा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने क्या देखा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। यहां पर P1 का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, P1 नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड x1 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो P1 होता है वो KH x1 होता है, जो P1 होता है वो KH x1 होता है। तो यहां पर भी क्या है, P1 का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर एंड KH का मतलब है हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड x1 का मतलब है मोल फ्रैक्शन। दोनों ही इक्वेशन काफी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन यहां पर एक चीज हमको डिफरेंट देखने को मिलता है, तो वो है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अगर ये दोनों को हम सेम बना देते हैं, अगर P1 नॉट जितना ही है KH का वैल्यू उतना ही होगा, तो ये दोनों का इक्वेशन सिमिलर हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं व्हेन, क्या बोल सकते हैं इसको मैं, व्हेन P1 नॉट इज इक्वल टू KH, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट is equal to Henry's law constant on that condition Raoult's law is a special case of Henry's law। जब प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर हेनरीज लॉ कांस्टेंट के साथ सेम हो जाएगा, ओनली दैट कंडीशन में हम बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। समझ में आ गया, हेनरीज लॉ का एक राउल्ट्स लॉ एक हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है, ओनली दैट कंडीशन जब
उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ का हेनिस लॉ के साथ, हेनिस लॉ कांस्टेंट के साथ सेम हो जाएगा। इसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो उसके बाद देखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब यहां पर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो स्पेशली हम क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहां पर जो सॉलिड हम ऐड करेंगे ये एक नॉन वोलेटाइल है, ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो मैंने क्लास में स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये कैसे, क्यों डिक्रीज किया था मैंने ही बताया था। देखो ये प्योर फॉर्म में है, प्योर सॉल्वेंट। जब प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है तो उसका सरफेस में उसका मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं, जिसके वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन जब हम उसके अंदर कुछ सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो ये सॉल्यूट का पार्टिकल भी उसी सरफेस में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो उसी सरफेस पार्टिकल में सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। अगर वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पहले इतना सारा वेपर प्रेशर मॉलिक्यूल हमको देखने को मिलता था गैसियस स्टेट में, लेकिन अभी मॉलिक्यूल कम हो गया है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया। क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस एरिया होता है वो तो कांस्टेंट है। अभी मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूट का कुछ पार्टिकल उस सरफेस में प्रेजेंट हो गए, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया था वो कम हो गया है, उसके जगह में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड जो हमारा वेपर प्रेशर था सोल्यूशन का वो डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा ओवरऑल कंसेप्ट क्यों डिक्रीज होता है। लेकिन उसको लेकर राउल्ट्स ने क्या बताया, स्टेट दैट फॉर एनी सोल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, ये होगा नॉन वोलेटाइल, सॉरी, ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने बताया कि जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ वोलेटाइल के लिए क्रिएट होगा, नॉन वोलेटाइल कोई भी वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये है जो वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है सिर्फ वही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया, एनी पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कोई भी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो लेट अस कंसीडर यहां पर जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के लिए हम P1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा P1 नॉट x1। तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, ये भी वही हो जाएगा P1। क्यों, क्योंकि जो P2 है कंपोनेंट 2, अगर हम कंपोनेंट 2 के बारे में बात करेंगे तो P2 यहां पर 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है x2 मोल फ्रैक्शन, ये जो है ये हमारा नॉन वोलेटाइल है। अगर ये नॉन वोलेटाइल होता है तो ये कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, तो इसीलिए P2 0 हो गया। तो इसका मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही होगा राउल्ट्स लॉ में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा P1 में। मतलब टोटल वेपर प्रेशर को अगर P लेंगे दैट इज इक्वल टू P1 नॉट x1 हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यहां पर P का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरा सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉल्यूट के लिए कोई भी वेपर प्रेशर क्रिएट वहां पर नहीं होगा। क्लियर, इतना ही। तो उसके बाद देखेंगे लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ उसका बहुत सारे लिमिटेशन है, जैसे कि इट इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करेगा वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तभी जाके राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक लिमिटेशन हो गया। इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट व्हिच नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। जो सॉल्यूट हम लेंगे वो सॉल्यूशन में जाकर एसोसिएशन नहीं करेगा, डिसोसिएशन नहीं करेगा। एसोसिएशन का मतलब लेट अस कंसीडर वाटर के साथ हमने कुछ सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, जो सॉल्यूट वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा,
जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ बेंजीन। जब एसिटिक एसिड के साथ हम बेंजीन लेते हैं तो ये एसिटिक एसिड क्या करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर मतलब दो एसिटिक एसिड मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मतलब अगर दो एसिटिक एसिड वहां पर लेता हूं, वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं डाइमर। तो वो एसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन का मतलब जैसे कि सोडियम क्लोराइड लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड के साथ जब वाटर में ऐड करूंगा तो ये वाटर के साथ Na+ क्रिएट होगा, Na+ एक्यूएस प्लस Cl- एक्यूएस। पहले तो लिया था मैंने एक ही सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो दो सॉल्यूट में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल लूंगा तो वहां पर दो आयन मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे, तो मतलब वहां पर डिसोसिएशन हो गया। तो ये सब होगा तो राउल्स लॉ उसको फॉलो नहीं करेगा। राउल्स लॉ ये सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली। तो ये जो राउल्स लॉ होता है ओनली आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहले हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन है क्या। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। पूरा कंसंट्रेशन के ऊपर अगर राउल्स लॉ हर कंसंट्रेशन के ऊपर फॉलो होता है तब जाके बोलेंगे ये होगा आइडियल सॉल्यूशन। मतलब बेसिकली बोलेंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वही आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज 0। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग को हम बोलते हैं डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर कोई हीट इवॉल्व नहीं होगा, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ऐड करेंगे, लेट अस कंसीडर ये मेरा कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है। ये क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने कुछ सॉल्वेंट लिया था, उसके अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड किया। जब ये सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वहां पर कोई हीट रिलीज नहीं होगा, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब हीट रिलीज नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब एंथैल्पी चेंज 0 होगा। तब एंथैल्पी चेंज क्या होगा, H इज इक्वल टू 0। तब जाके बोलूंगा ये आइडियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसका जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मैं ऐड करूंगा उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो मतलब पहले जो वॉल्यूम था, लेट अस कंसीडर पहले जो 100 ml था और सॉल्वेंट मैंने ऐड किया, सॉल्यूट मैंने ऐड किया एंड सॉल्यूट ऐड होने के बाद उसका वॉल्यूम भी सेम है, चेंज नहीं हुआ है। तो तब बोलेंगे ये एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तब जाके आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन में और एक चीज होता है, इन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो मतलब सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अटैच है, सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट के साथ उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अटैच होगा। लेट अस कंसीडर मेरे पास एक सॉल्यूट है AA, मैंने उसको ऐड किया सॉल्वेंट BB में, तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो AB होगा। तो मतलब AA का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन BB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ सेम होगा। उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग या कोई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। तब जाके जो सोल्यूशन बनेगा उसको आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। तो यहां पर 3 कंडीशन हो गया, एक कंडीशन हो गया, नहीं 4 कंडीशन हो गया। एक कंडीशन हो गया वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, पहला कंडीशन। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0, उसके बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम रहेगा, तभी जाके हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्या ऐसा कुछ सॉल्यूशन है? हाँ है, जैसे कि एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ये दोनों सॉल्यूशन को हम जनरली कंसीडर करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियली नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली आइडियल है। इसको अगर हम मिलाएंगे कोई एंथैल्पी या वॉल्यूम चेंज नहीं होता है एंड ये आइडियल राउल्स लॉ को जनरली ओबे करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई एसोसिएशन नहीं होता, कोई डिसोसिएशन नहीं होता, इसीलिए ये जनरली आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। और एक सॉल्यूशन है जैसे कि बेंजीन के साथ टोलुइन। बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, ये बेंजीन हो गया एंड उसके साथ अगर टोलुइन ऐड करेंगे तो इसको भी हम आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। तो एनहेक्सेन का मतलब 1 2
ये हो गया ये हो गया N हेक्सेन, उसके साथ ऐड करेंगे N हेप्टेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो उसके बाद देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरली नॉन आइडियल का मतलब होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल के लिए जो कंडीशन होता है वो डेल्टा इज मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो एंथैल्पी चेंज कुछ होगा, 0 नहीं होगा मतलब क्या होगा, कुछ होगा, एंड वॉल्यूम की चेंजेस होगा। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। देखो अगर आइडियल मतलब राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेगा, आइदर राउल्स लॉ से, राउल्स लॉ एक्चुअली बताता क्या है, पार्शियल प्रेशर के बारे में बताता है। इसका मतलब जो राउल्स लॉ ने कैलकुलेट करके हमको बताएगा, जो राउल्स लॉ का इक्वेशन से कैलकुलेट होगा पार्शियल प्रेशर, तो वो वेपर प्रेशर हमारे सेम नहीं होगा उस सॉल्यूशन का। उसका मतलब आइदर उससे ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा। उससे हम बोलेंगे एक होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है इन दिस सॉल्यूशन व्हिच वेपर प्रेशर इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से हम जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ये उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो तब जाके बोलेंगे राउल्स लॉ। अब भाई राउल्स लॉ का वेपर प्रेशर से अगर कोई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लोअर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो राउल्स लॉ में एक कंडीशन था कि सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब AA में ले लेता हूं, नहीं सॉल्यूट को हम लेते हैं BB एंड सॉल्वेंट को लेते हैं AA। ठीक है, तो मतलब BB का मतलब है सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, AA का मतलब है सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन, यहां पर ऐसे लेस देन AB। तो इसका मतलब होगा सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। इसका मतलब जब सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट स्टेट में थे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन जब हमको उसको मिला दिया, उसको ऐड किया, सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट जब ऐड किया, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपराइज होंगे। तो यहां पर मैं दिखाता हूं, ये हमारा कंटेनर है, तो यहां पर एक लिक्विड था, लेट अस कंसीडर ये AA था, ये हमारा सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था। तो अभी हमने उसमें B ऐड किया, B ऐड करेंगे तो यहां पर B में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, BB। अभी B A के कांटेक्ट में आएगा तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वो हो जाएगा AB। अभी ये जो AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ उसके अंदर, तो ये AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा BB एंड AA से। तो AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा BB एंड AA से, तो ज्यादा वेपर प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा वेपर यहां पर देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा वेपर यहां सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा अबव द लिक्विड सरफेस, तो यहां पर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा उतना ज्यादा हाई वेपर प्रेशर हमको, जितना ज्यादा वेपर देखने को मिलेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर हमको यहाँ पर मिलेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर डेल्टा इज मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा भी मिक्सिंग भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो डेल्टा इज मिक्सिंग एंड डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। हम ऐसे ही बोल सकते हैं ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। क्या बनाएगा ये, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप क्या है, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट
कम हो जाएगा, पहले जितना बॉइलिंग पॉइंट था उससे कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। लेट अस कंसीडर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 373। मैंने इस टाइप का सॉल्यूट इसमें ऐड किया, जिसके वजह से ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, मतलब ये 370 हो गया। तब यहां पर कम होता है तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका एक एग्जांपल लेंगे, वाटर का तो नहीं है, इथानॉल एंड एसीटोन। इथानॉल एंड एसीटोन का एक एग्जांपल लेंगे। इथानॉल का मतलब होता है ये, एसीटोन का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड इथानॉल का होता है C2H5 OH। तो बेसिकली क्या होता है, जो इथानॉल होता है C2H5 OH, ये होगा। तो यहां पर पार्शियली नेगेटिव, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो बॉन्ड होगा ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक इथानॉल दूसरे इथानॉल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड में अटैच होता है, जब वो किस कंडीशन में होता है, प्योर फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम यहां पर कुछ एसीटोन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उनके बीच में जो पहले वाला हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूट जाएगा, पूरा तो नहीं टूटेगा लेकिन कम हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या करेगा, उनका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था उसको वो तोड़ेगा। अब जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो उनके जो वेपर प्रेशर पहले क्रिएट होता था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होंगे। अगर ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होंगे तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइलिंग होने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इथानॉल एंड एसीटोन shows minimum boiling azeotrope। क्यों ऐसा शो करता है? इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या होगा, इन इथानॉल hydrogen bond present between the molecules, but addition of acetone decrease the intermolecular hydrogen bond so that vapor pressure increases and boiling point decreases। Vapor pressure increases, boiling point decreases, that's why it is called minimum boiling azeotrope। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल एंड पॉजिटिव डेविएशन का, एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल का। क्लियर हो गया। तो मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जितना इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट के साथ जो वेपर प्रेशर का रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, एंड वेपर प्रेशर के साथ जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉरी, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कम होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वेपर प्रेशर कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये जो डॉटेड लाइन तुम्हें ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है हमारा राउल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी राउल्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा तो इसीलिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऊपर से गया है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर भी पार्शियल वेपर प्रेशर भी कंपोनेंट 2 का भी ज्यादा रहेगा एंड टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये लाइन के ऊपर की तरफ हमने एक लाइन, कर्व लाइन देखा है, तो इस टाइप का वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। वहीं पर यहां पर भी वही है कि x1 एंड x2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2, P1 नॉट एंड P2 नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, P1 एंड P2 का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो यहां पर x1 1 है, इसका मतलब यहां इस पोजीशन पर x1 100% है, x2 0 है, कोई भी कंपोनेंट 2 प्रेजेंट नहीं है। और यहां पर x1 0 एंड x2 1 का मतलब है कि इस पॉइंट पर कंपोनेंट 2 का जो कंपोनेंट 2 है वो 100% में है, कोई भी कंपोनेंट 1 नहीं है। अगर इस डायरेक्शन से मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को मूव करूंगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉरी, ये जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा एंड इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। तो उसके बाद देखेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन कैसे होगा। देखो नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था उससे अगर कम वैल्यू आता है हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन इन व्हिच वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से हम जो कैलकुलेट किए थे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आना चाहिए उस वेपर प्रेशर से कम वैल्यू आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हायर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट से एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। पहले हमने ए का मतलब लेते हैं सॉल्यूट एंड नहीं, ए का मतलब है सॉल्वेंट एंड बी का मतलब है सॉल्यूट। तो उसको मिलाएंगे तो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा जो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन 0। तो मतलब ये है नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव आएगा एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव आएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एंड यहां पर एनर्जी रेडिएट होगा। एनर्जी क्या होगा, रेडिएट होगा, एनर्जी निकलेगा। तो ये क्या फॉर्म करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये क्या फॉर्म करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म करता है। हम एजियोट्रोप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है एजियोट्रोप। बस यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ये इंक्रीज करेगा। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट के साथ वेपर प्रेशर का एक रिलेशन देखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड विथ वाटर, क्लोरोफॉर्म विथ एसीटोन, एसीटोन विथ एनिलीन। तो ये वाला एग्जाम्पल को मैं थोड़ा समझाता हूँ। क्लोरोफॉर्म विथ एसीटोन, एसीटोन का मतलब होता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है HCCl Cl Cl। तो ये एसीटोन एक मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरोफॉर्म एक मॉलिक्यूल हो गया। तो एसीटोन में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड क्लोरोफॉर्म में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिव है, यहां पर जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव है, एंड ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले जब एसीटोन ओनली प्रेजेंट था, मतलब अकेले में जब एसीटोन था प्योर फॉर्म में, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता था। जब प्योर फॉर्म में हमारे पास क्लोरोफॉर्म था उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता था, लेकिन जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ ऐड कर देंगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इसी के वजह से जो क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो वहां पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है इन एसीटोन क्लोरोफॉर्म solution, hydrogen bond developed between solute and solvent so that vapor pressure decreases and boiling point of solution increases। तो इसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सारे सॉल्यूशन हम अगर नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिलाएंगे, एसीटोन को एनिलीन में मिलाएंगे, सेम कंडीशन सेम टाइप का पोजीशन क्रिएट होगा। सेम टाइप पोजीशन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो नेगेटिव डेविएशन ये होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये बेसिकली ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो यहां पर जो लाइन है ये लाइन के नीचे से ग्राफ आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ का वैल्यू था ये था, अगर हम जो नेगेटिव डेविएशन देखेंगे उससे वैल्यू लो आएगा, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो भी कंपोनेंट 1 और 2 के लिए लो आएगा, एंड जो टोटल वेपर प्रेशर होगा P, यहाँ पर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये भी वेपर प्रेशर लो आएगा। तो यहाँ पर लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये लो है, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर भी लो आएगा। तो ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। आई होप you like this video, and if you like this video, like, share and subscribe my channel, and if you need any query, any question, you can comment me in the comment section. So thank you everybody and have a good day.